ये एक्सचेंज रेट क्या होता है, विनिमय दर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है? हमारे देश के अंदर तो हमें पता है कि पूरे देश में रुपया चलता है। लेकिन ये विनिमय दर मतलब 1 रुपये के सामने कितना डॉलर, या 1 रुपये के सामने कितना पाउंड, या 1 रुपये के सामने कितना येन, या कितने येन के सामने हमारा रुपया, 1 येन के सामने कितना रुपया, 1 डॉलर के सामने कितना रुपया देना पड़ेगा, है ना? तो वो तो तय करना पड़ेगा। क्यों तय करना पड़ेगा? क्योंकि हमें विदेश वालों के साथ व्यापार करना है, विदेश, है ना, फॉरेन वालों के साथ व्यापार करना है। इसलिए हमें क्या चाहिए? विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से उसको किया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो मेरा मानना ये है कि पहले तो जैसे गोल्ड, मतलब कोई भी खाली गोल्ड नहीं, कोई भी मेटल को हम मुद्रा के रूप में जब मानते थे, तो मेटल को जब मुद्रा के रूप में मानते थे तो क्या होता था कि गोल्ड है या सिल्वर है या कांस्य है ना, गोल्ड या सिल्वर, या तीसरा क्या होता है, ब्रॉन्ज। फिर तो अलग अलग धातुएं थी, तो वो धातुओं का जो मतलब वैसे तो नॉर्मली सभी देशों में ये सब धातुएं थी ही, है ना, ज़्यादातर सभी देशों में ये सब धातुएं थी, पाई जाती थी। और वो जो धातुएं पाई जाती थी, वो धातु का अपना एक मूल्य होता था, है ना। वो धातु का खुद का एक मूल्य होता था कि वो गोल्ड है तो गोल्ड का उसका एक मूल्य है, सिल्वर है तो उसका एक मूल्य खुद का है, ब्रॉन्ज है तो उसका एक खुद का मूल्य है। और वो अभी भी है, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे ही होता था, अभी भी है ना। तो गोल्ड का खुद का एक मूल्य है, सिल्वर का खुद का एक मूल्य है, ब्रॉन्ज का अपना एक मूल्य है। तो उस हिसाब से वो गोल्ड एक्सचेंज में काम करता था। हमारे इंडिया के लिए भी वही काम करता था और विदेश व्यापार के लिए भी वही काम करता था, है ना। तब कोई मतलब एक देश जैसा कुछ अलग, वैसे देखा जाए तो कोई एक देश जैसा कुछ नहीं था पहले। सब पूरे विश्व में सभी मतलब अलग अलग खंड थे, और सभी खंड के अंदर अलग अलग राज्य थे, छोटे बड़े राज्य थे। और राजा का जो अपना मतलब सिप अपने जो विस्तार रहता था, किंगडम रहता था, वो उसका राज्य हो जाता था, वही उसका देश होता था, है ना। लेकिन बाद में वो राजा में भी क्या होता था कि छोटे छोटे राजाओं को जीत जीत के एक बड़ा राजा जो होता था, वो बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता था, और उसके छोटे छोटे राजा को मतलब वहाँ पे मार नहीं डालता था, उसको हरा के उसको बोला जाता था कि भाई ये तुम अपना ये एरिया संभालो, लेकिन मेरे काबू में रहना पड़ेगा। जैसे कि अकबर बादशाह थे, तो अकबर बादशाह के बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, है ना। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज एक मुद्रा के रूप में ही चलता था, क्योंकि ये मुद्रा की, मेटल की, धातु की अपनी एक वैल्यू थी, है ना। अभी ये जो गोल्ड की, धातु की वैल्यू, सिल्वर की, ब्रॉन्ज की जो है, तो जब अलग अलग देश बन गए, तो अलग अलग देश बन गए तो भी क्या हुआ, जिस देश के पास जितना गोल्ड था उस हिसाब से, मतलब जितना गोल्ड है उस हिसाब से उस देश का मतलब टोटल मुद्रा के बारे में सोचा जा सकता है कि इस देश में टोटल मुद्रा मतलब उसका देश का जो टोटल गोल्ड है वही तो उसकी मुद्रा हुई, क्योंकि वही पहले से ही जो गोल्ड, मतलब गोल्ड, केवल गोल्ड नहीं, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, जितनी धातु है उसी को मुद्रा के रूप में माना जाता था, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज जो है वही तो मुद्रा के रूप में काम आता था। अभी जैसे मतलब इंडिया वालों को किसी और देश के साथ काम करना है,
ओके, तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारे देशों ने धीरे धीरे 1900 मतलब 90 या 18 के कुछ समय के बाद, 18 वाली सदी मतलब 18वीं सदी के बाद बहुत सारे देशों ने सोचा कि भाई इतना सारा गोल्ड, इतना सारा सिल्वर या ब्रॉन्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे पेपर मनी की शुरुआत हुई। पेपर मनी की जब शुरुआत हुई, है ना, तो हर एक देश के लिए पेपर मनी तो तय होता था। उसमें खास करके इंग्लैंड वालों ने सबसे पहले पेपर की शुरुआत कहाँ हुई, पेपर की खोज कहाँ हुई, चाइना में, है ना। तो चाइना में भी पेपर मनी की शुरुआत हो गई होगी, लेकिन नॉर्मली क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड वालों के लिए, मतलब इंग्लैंड वालों ने बहुत सारे देश को कब्जे किया हुआ था अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे। अफ्रीका में उसका राज था, हाँ, इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, बहुत सारे देशों में अंग्रेज़ों का राज था, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे जहाँ पे भी अंग्रेज थे वहाँ सब ने पेपर, मतलब वहाँ उन सब कंट्रीज़ में पेपर मनी की शुरुआत उन लोगों ने ही की। तो पेपर मनी की जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे भी एक देश और दूसरे देश के बीच में पेपर मनी, पहले तो इंग्लैंड के मतलब काबू में था, तो अंग्रेज़ों के नाम का पैसा छपता था। उनकी बैंक, मतलब उनकी जो है, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड की जो रानी होगी, उसी मतलब वो इंग्लैंड की जो रानी थी उसी हिसाब से वहाँ की जो गवर्नर थे उसी हिसाब से वहाँ पे नोट छपती थी, पैसा छपता था, है ना। लेकिन इंग्लैंड के सामने इंडिया, इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के सामने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के सामने अमेरिका, इंग्लैंड के सामने चाइना, तो वहाँ पे उनको बाद में धीरे धीरे फ़र्क समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, पेपर मनी को अलग अलग देशों के लिए अलग अलग बनाना शुरू किया कि इंडिया का पेपर मनी इस टाइप, मतलब ये वाला इंडिया का पेपर मनी, ये वाला इंग्लैंड का पेपर मनी, ये वाला इसका पेपर मनी, क्योंकि दोनों के देश के बीच में बहुत असंतुला थी। हमारा देश बहुत पिछड़ा था उस हिसाब से देखा जाए तो। वो अंग्रेज़ों ने ही पिछड़ा बनाया था ज़्यादा मतलब हमारी बहुत सारी संपत्तियों को वहाँ पे ले गए थे। तो बाद में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज चलता तो था, वो भी चलता था, पेपर मनी भी चालू हो गया, दोनों एक दूसरे के सामने चलता रहते थे, है ना। कहीं पे गोल्ड चलता, मतलब कहीं पे लोग गोल्ड भी चला लेते थे, सिल्वर भी चला लेते थे, और पेपर मनी भी पैरेलल में साथ में चलता रहता था। अभी एक देश का विदेश दूसरे देश के साथ जब ट्रांजैक्शन करना होता था और हर जगह पे पेपर मनी धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जैसे जैसे पेपर मनी बढ़ता गया, तो अभी पेपर मनी, ये इंडिया के पेपर मनी के सामने अगर इंग्लैंड का पेपर मनी लेना है ना, या फिर हमें इंडिया के लोगों को अगर अफ्रीका में कुछ खरीदी करना है, तो अफ्रीका का जो पेपर मनी था, समझ लीजिए कि इंडिया का एक 10 रुपया और अफ्रीका का $1, आप डॉलर नहीं, जो भी होगा वहाँ पे, तो अभी ये जो 10 रुपया है उसके सामने उसका एक लेना है, वो कौन तय करता था? तो ऐसे तो ही नहीं होता था। हमें ये तय करना था कि हमारा जो 10 रुपया है, तो हमारे इंडिया के अंदर 100 रुपये में, मतलब 10 ग्राम सोना है, तो उसकी वैल्यू हमारे इंडिया में कितना रुपया है। समझ लीजिए कि 10 ग्राम सोने की कीमत हमारे इंडिया में, मैं ऐसे ही मतलब उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा मतलब एग्जैक्ट नंबर अब एग्जैक्ट नहीं होगा मेरा, है ना। 10 ग्राम सोने के लिए इंडिया के अंदर समझ लो कि 100 रुपया देना पड़ रहा था, और वही 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए अफ्रीका में 40 रुपया देना पड़ रहा था। समझ लीजिए, उसका रुपया नहीं, लेकिन उसका जो भी डॉलर होगा, जो भी अफ्रीका का उस टाइम पे होगा, है ना। तो हमारा जो 100 रुपया है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 ग्राम नहीं, लेकिन 10 ग्राम, हमारा जो 100 रुपया उसकी वैल्यू भी 10 ग्राम, और वहाँ पे जो 40 उसका जो मात्रक होगा, इकाई होगा, यूनिट होगा, उसका भी 10 ग्राम। तो ये 10-10 ग्राम तो कॉमन निकल गया,
तो 100 रुपया बराबर कितना हो गया उसका 40, जो भी उसका डॉलर पाउंड येन जो भी होगा, है ना। तो इस प्रकार हमारे देश की उसके देश के साथ विनिमय, मतलब विनिमय दर तय हुआ, एक्सचेंज रेट तय हुआ, है ना। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी देशों के साथ में, मतलब इस प्रकार गोल्ड के जरिए, है ना, गोल्ड के जरिए पूरे विश्व के सभी देशों का मतलब एक्सचेंज रेट तय हुआ था, है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये गोल्ड के जरिए जो एक्सचेंज रेट तय होना था वो भी बंद हो गया, क्योंकि गोल्ड के जरिए एक्सचेंज रेट तय होना बहुत अच्छी बात थी, वो भी चल सकता था और अभी भी कुछ देशों में चलता भी है ना। लेकिन गोल्ड के जरिए एक्सचेंज रेट में कुछ मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाओं को दूर करने के लिए, क्योंकि मर्यादाएं इसलिए कि बहुत जल्दी वहाँ पे व्यापार में, कैलकुलेशन में हर एक जगह पे सेम नहीं रहता, गोल्ड की वैल्यू को कम ज़्यादा गिना जा सकता है ना। और हर एक जगह के, हर एक देश के लिए गोल्ड का ही महत्व ऐसा भी नहीं होता, हर एक देश के लिए गोल्ड ही इतना इम्पोर्टेंट हो ऐसा नहीं होता। वो कोई देश में गोल्ड का इतना महत्व ही नहीं रहे तो उस देश में गोल्ड की वैल्यू कुछ नहीं होती, और कोई देश में गोल्ड का महत्व बहुत ज़्यादा हो तो उस देश में गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसी 2-3 मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को ध्यान में रख के बहुत सारे देशों ने ये गोल्ड की हिसाब से मनी को एक्सचेंज करने वाला मेथड को अस्वीकार किया और बाद में उन्होंने दूसरा मेथड स्टार्ट किया।